Good evening, guys. Welcome to Job Grade IAS. And this man needs no introduction. This man is equally loved and equally hated in India. I'm talking about Veer Savarkar. इंडिया की हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इनसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चैप्टर किसी का नहीं है। मैं ये टॉपिक क्यों आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ बिकॉज 28 मई 28 ऑफ मई 1883 को वीर सावरकर बॉर्न इन नासिक नासिक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। इनका जो चाइल्डहुड था वो नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं था। बेसिकली इनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी छोटी एज में, इनके स्कूल एज में ही एक्सपायर कर गए थे। तो ऑब्वियसली चाइल्डहुड तो इजी रहा नहीं होगा, बट ये काफ़ी एक्सेप्शनली गुड थे अपने एकेडमिक्स में। तो इनका एडमिशन होता है शिवाजी स्कूल नासिक में, प्राइमरी स्कूल थी। और वहाँ पर एट द एज ऑफ 10 और 11 ये अपनी पहली पोयम लिख देते हैं। और वो पोयम का जो स्टैंडर्ड था वो एक प्रोफेशनल पोइट के लेवल का था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा प्रोफेशनली और वेल वर्स्ड वो पोयम रही होगी। इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देख भी सकते हो। आपको विश्वास नहीं होगा कि एक 10 साल का बच्चा ऐसी पोयम लिख सकता है। तो जब वो पोयम फेमस हुई और लोकल न्यूज़पेपर में आई, तब वो पहला टाइम था जब लोकली सावरकर को लोग जानने लगे। जानने लगे उनकी एकेडमिक्स की वजह से, उनकी एक्सेप्शनल जो कैचिंग पावर थी सब्जेक्ट को समझने की। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट स्टडीज। तो जब स्कूल में थे तब इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। और तब ये अपने बड़े ब्रदर जो होते हैं गणेश सावरकर, उनकी छत्र छाया में धीरे धीरे बड़े होते हैं। गणेश सावरकर जो इनके एल्डर ब्रदर थे, उनको ये अपना रोल मॉडल भी मानते थे। साथ में इनके एक और रोल मॉडल थे जो दोनों ब्रदर्स के ही रोल मॉडल थे, और वो थे बाल गंगाधर तिलक। वही बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने ये स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक उस टाइम पर बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे, केसरी और मराठा। केसरी जो था वो उसकी लैंग्वेज जो थी मराठी थी, और मराठा जो न्यूज़पेपर था उसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। वीर सावरकर धीरे धीरे बड़े होते हैं, और इसके बाद 1897 में वीर सावरकर दोबारा एक पिक्चर में आते हैं, जब अ, इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट नासिक में हिंदू और मुस्लिम्स के झगड़े होते हैं, और वहाँ पर जो घायल हिंदू होते हैं ये उनको लीड करते हैं। जो हिंदू घायल हो जाते हैं उनका बिना किसी दंगों के कोसिक्वेंस से डरे हुए ये उनको इलाज करते हैं। और जो मुस्लिम जो दंगा कर रहे थे वहाँ पर, उनको पुश बैक भी करते हैं। बचपन से ही बेसिकली ही वॉज इंटरेस्टेड इन रामायण एंड महाभारत। तो एक सनातनी माइंडसेट भी इनका शुरू से था। और इन्होंने जो हिस्ट्री थी उस समय इंडिया की, वो काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी, काफ़ी छोटी एज में पढ़ ली थी, किस तरीके से इंडिया पर इन्वेजन्स हुए, बाद में ब्रिटिश आए और इंडिया कॉलोनाइज होता चला गया। तो एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट नेचुरली ही इनकी थॉट्स में होता था। 1901 में इनकी शादी होती है। ही मैरिड टू यमुना बाई। यमुना बाई इनकी वाइफ बनती हैं। एंड शादी के बाद जब बेसिकली इनकी एज बढ़ती है, तब इन्हें अपनी स्टडीज़ में प्रॉब्लम आने लगती है, बिकॉज पेरेंट्स नहीं थे और फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत कम था। इनके जो बड़े ब्रदर थे वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो उनको भी इतना टाइम नहीं मिलता था। अब यहाँ पर दो इवेंट हुई 1903 में। 1903 में वीर सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला का काम ये था कि बेसिकली जो ब्रिटिश ऑफिसर जो ऑपरेसिव मेजर्स लेते हैं इंडियंस के अगेंस्ट, जो इंडियंस को दबाते हैं, उनकी सारी सीक्रेट जानकारी जुटाना, उनको असैसिनेट करना, उन पे अटैक करना, उनमें एक डर बिठा देना कि हिंदुस्तान डरने वाला देश नहीं है। जो लोग उस समय, कुछ लोग पिटिशंस लगा रहे थे ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश क्राउन को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए कि हमको खुश होकर के आज़ादी दे देंगे। सावरकर का वो आइडिया नहीं था। सावरकर रेवोल्यूशन में बिलीव रखते थे। अब बट इनका जो शौक था पढ़ाई का वो भी था, पोइट्री का भी इनको शौक था, एकेडमिक्स में और एक्सेल करना था। सावरकर चाहते थे कि वो लॉ की पढ़ाई करें, जिससे ब्रिटिश लॉ को सीख कर ही ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज कर सकें। यहाँ पर पिक्चर में आती है इनकी वाइफ यमुना बाई। यमुना बाई के जो फादर होते हैं वो सावरकर का एडमिशन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में कराते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में बाल गंगाधर तिलक एक टीचर होते हैं, और उन्हीं के हेल्प से फर्ग्यूसन कॉलेज जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था। आज भी पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज है। फर्ग्यूसन कॉलेज में ये अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, और उस बीच एक बड़ी इवेंट होती है, और वो इवेंट होती है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। टाइम लॉर्ड
करजन जो था वो गवर्नर जनरल होता है इंडिया का, और वो बोलता है कि बंगाल इज अ बिग प्रोविंस, एडमिनिस्ट्रेटिवली वी कैन नॉट हैंडल इट, सो इट्स बेटर टू डिवाइड बंगाल। और उस टाइम इंडिया में स्वदेशी और बॉयकॉट दो मूवमेंट लॉन्च होते हैं। इन दोनों मूवमेंट को नासिक से लीड करते हैं वीर सावरकर, अराउंड एज थी 30-32। और इनके ऊपर जो लीडर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, जो उस टाइम तीन लीडर्स में से एक पिलर थे, लाल बाल एंड पाल। लाला लाजपत राय इन पंजाब, विपिन चंद्र पाल इन बंगाल एंड बाल गंगाधर तिलक इन महाराष्ट्र। तो बाल गंगाधर तिलक के अंडर में ये लीडरशिप को मेंटेन करते हैं, और जो फॉरेन क्लोथ्स होते हैं उनकी होली जलाते हैं। अब जब धीरे धीरे मूवमेंट डाउन होता है, तब भी ये एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं, इवन फर्ग्यूसन कॉलेज में भी जाते हैं और जो विदेशी कपड़े होते हैं उनकी होली जलाते हैं। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर के जो कॉलेज के ट्रस्टीज होते हैं वो इन्हें फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल देते हैं। ग्रेजुएशन इनका उस लेवल पर पूरा नहीं हो पाता जिस लेवल पर एक करना चाहते थे। बट सावरकर ऑलरेडी एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट थे, काफी टैलेंटेड थे स्टडीज में। अब पिक्चर में आते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में थे, और लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस को एस्टेब्लिश किया था। इंडिया हाउस लंदन में जितने भी इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते थे या इंडिया के जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे जो लंदन में रहते थे, उनका एक घर था। ऑब्वियसली इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो जितना ऑपरेशन इंडियंस का इंडिया में होता था, ऑब्वियसली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटेन में तो और भी ज्यादा होगा। और एक रेसिज्म उस टाइम काफी पीक पर था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा इनको स्कॉलरशिप दिलवाते हैं। एक ग्रे यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर लॉ में इनका एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इस मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन। वहां पर लॉ की पढ़ाई करते हैं और इंडिया हाउस में रहने लग जाते हैं। अब सावरकर चुप बैठने वालों में से नहीं थे, ये एक अलग सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम होता है फ्री इंडिया सोसाइटी। ये सारी टाइमलाइन 1905 की आसपास की आ रही है, 1905 1906 की आ रही है। और 1906 में जब फ्री इंडिया सोसाइटी ये बनाते हैं, उसमें ये काफी इंडिया के जो जो ब्रिटेन में इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो चाहते थे कि ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया से निकल जाए, उनको ये बुलाते हैं और अपने आइडियाज उनसे शेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके का मीटिंग होती थी जिसमें सब अपने अपने आइडियाज शेयर करते थे। इसी बीच 1906 में मित्र मेला जो थी उसका नाम चेंज करके ये अभिनव भारत समाज कर देते हैं। अब यहाँ पर जब धीरे धीरे इनकी एक्टिविटीज बढ़ने लगती है, तब इनकी मुलाकात होती है ब्रिटेन में मदन लाल ढींगरा से। मदन लाल ढींगरा एक पंजाबी रेवोल्यूशनरी थे जो उस समय ब्रिटेन लंदन में ही थे। और जब बेसिकली इनकी मुलाकात होती है और उस बीच बाल गंगाधर तिलक भी जब अरेस्ट होते हैं, तब मदन लाल ढींगरा के साथ मिलकर ये प्लान बनाते हैं। और उस समय इंडिया जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे कर्जन वॉयली, उनके असिस्टेंट को गोली मार देते हैं मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ऑन द स्पॉट अरेस्ट हो जाते हैं। सावरकर को जब ये बात पता लगती है तो वो काफी समय के लिए छुप जाते हैं एक जगह पर खुद को बचाने के लिए, और आगे रेवोल्यूशनरीज को तैयार करने के लिए कि जब लीडर ही अंदर हो जाएगा तो फिर रेवोल्यूशन का मतलब ही क्या। बट ब्रिटिश पुलिस कहीं ना कहीं ये पता कर लेती है कि जो गन जिससे शूट किया था कर्जन वॉयली के असिस्टेंट को मदन लाल ढींगरा ने, वो गन जो थी वो बेसिकली इन्होंने सावरकर ने बनाई थी, सावरकर ने ही सप्लाई करवाई थी। ऑन द अदर हैंड फ्री इंडिया सोसाइटी के अंडर में सावरकर ने जो बॉम्ब बनाने के जो मैनुअल्स थे वो भी इंडिया पहुंचाए थे, जिससे कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया जा सके एक आर्म रिबेलियन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि 1878 में आर्म्स एक्ट आया था, और आर्म्स एक्ट का मतलब ये था कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, ऐसा रिवॉल्ट दोबारा ना हो। इससे अच्छा है कि इंडियन से हथियार रखने की अथॉरिटी छीन लो। हथियार रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, और लाइसेंस ब्रिटिश अथॉरिटी जल्दी से देती नहीं थी। तो इस बात से सावरकर भी नाराज थे, विपिन चंद्र पाल भी नाराज थे जो सावरकर से भी काफी सीनियर लीडर थे। तो ये इन्हीं का आइडिया था कि नहीं, अगर हम हथियार रखने के लिए परमिट नहीं है तो हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए अगर हमको हथियार चलाना पड़ा तो चलाएंगे, इट हैज टू बी राइटियस। तो यहाँ पर ये दो एक्टिविटीज होती हैं और इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद जब इंडिया इन्हें वापस लाते हैं, ऑब्वियसली इंडिया की जेल में डालेंगे, जो भी सजा इनको देनी होगी। तो उस बीच जब इनका शिप जो था फ्रांस फ्रांस के पोर्ट पर था, तब ये वहां से जहाज से कूद जाते हैं और फ्रांस में चले जाते हैं। ऑब्वियसली आपके सावरकर जो थे वो लॉ स्टूडेंट थे,
अब लॉ स्टूडेंट थे तो लॉ का यूज भी करेंगे, और ये फ्रेंच गवर्नमेंट से बोलते हैं कि मुझे रिकॉग्नाइज करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे गलत अरेस्ट किया है और आप मुझे यहाँ पर शरण दे दो, यहाँ पर शेल्टर दे दो। और ये चाहते थे कि वहां पर मैडम भीकाजी कामा, भागे नहीं थे सावरकर, पेरिस में मैडम भीकाजी कामा थी, उनके यहाँ रुके थे। भीकाजी कामा वो लेडी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो अनसंग, जो एक हीरो मानी जाती है, उनके पास ये रहे। बट कहीं ना कहीं पेरिस की पुलिस ने इनको अरेस्ट किया और वापस इंग्लैंड की पुलिस को दे दिया। मैटर ये था कि अब सावरकर पेरिस की पुलिस के अंडर में रहेंगे या फिर इंग्लैंड की पुलिस के अंडर में रहेंगे। ये मामला नीदरलैंड्स में पहुंचा, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंचा, और उन्होंने बोला कि इंग्लैंड को इन्हें दे दिया जाए, इन्हें इंडिया लाया जाता है। इंडिया लाने के बाद सावरकर को 50 साल की ट्रांसपोर्टेशन मींस काला पानी की सजा जो है वो सुना दी जाती है और अंडमान भेजा जाता है। अच्छा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इवेंट और होती है 1909। 1909 के अराउंड सावरकर आसानी से पकड़ में नहीं आए, इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश साल को पूरे 18 मंथ्स लग गए। और बाद में जब इन्हें इंडिया लेकर आया गया, तब वहां पर 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसमें आपको अच्छे से पता है कि 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। इस बात से सावरकर खुश नहीं थे, और इसका इंडिया के सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपोज करते हैं। बट सावरकर और इनके ब्रदर गणेश सावरकर, ये दो ही ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सोचा था कि इसका भी जवाब हथियार से ही दिया जाएगा। ये कॉन्स्पिरेसी होती है, उससे पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता लग जाती है। इनके ब्रदर जो गणेश सावरकर थे, उनको ब्रिटिश अथॉरिटी अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उनको काले पानी की सजा दे देती है। अभी भी सावरकर लंदन में है, इंडिया आए नहीं है। तो लंदन में इनको पता लगता है कि मैं इंडिया में हूं नहीं, मेरे ब्रदर को काला पानी हो गई है। तो अभिनव भारत समाज जो 1906 में रीनेम हुआ था, जो 1903 में मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, वो अब खाली हो चुका है, उसमें ज्यादा है नहीं लोग। तो यहाँ पर एक और रेवोल्यूशनरी निकल कर आते हैं, अनंत लक्ष्मण कन्हरे, जो उस समय 19 साल के थे। और उन्होंने उस मजिस्ट्रेट जिनका नाम था एटीएम जैक्सन, जिन्होंने सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को काला पानी की सजा दी थी, उनको असैसिनेट कर दिया, उनको मार डाला। और जब इनको कोर्ट में ले जाया गया, अनंत लक्ष्मण कन्हरे को, तो उन्होंने बार बार बोला कि ये जो है हम ब्रिटिश को हटाने के लिए कर रहे हैं, दिस इज नॉट योर लैंड, दिस इज आवर लैंड। और हमारी जमीन से भगाने के लिए हम लॉ का भी सहारा ले सकते हैं और हम हथियार का भी सहारा ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज आवर लैंड। और मैं नहीं कर रहा तो आगे आने वाली जनरेशन में लोग और करेंगे, और आने वाली जनरेशन में लोगों ने किया भी। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुखदेव हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, सब ने वो काम किए। राइट। सो अनंत लक्ष्मण कन्हरे भी एक अनसंग हीरो माने जाते हैं जो सावरकर की टाइमलाइन में थे। खैर, अनंत लक्ष्मण कन्हरे को वेपन सप्लाई के एलिगेशन के थ्रू सावरकर को अरेस्ट करते हैं और इनको भी काला पानी की सजा हो जाती है। 1911 1910 में 1910 में सावरकर को काला पानी भेज दिया जाता है। काला पानी बेसिकली, आप आपने कई बार इंटरनेट पे भी देखा होगा, इट्स अ हेल ऑन अर्थ। मतलब इतनी ज्यादा सीवियर पनिशमेंट। आपको जिस तरीके से एक ऑक्स होता है, बैल होता है, वो तेल पीसता है, सॉरी, जो जो बेसिकली चक्की चलाता है, वो चक्की ह्यूमन चलाएगा और उसको खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, सनलाइट भी नहीं मिलेगी, उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म है। और कैदियों के भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जैसे उन्हें जेल में रह करके आपको बुक्स दी जाती है, पेन दिया जाता है, वो भी उन्हें कोई ऐसे राइट्स नहीं थे। सर्दियों में पहनने के कपड़े नहीं थे, किसी के पास जगह थी, इन्फेक्शन जल्दी होता था। तो कुछ कैदी, मैक्सिमम कैदी जो थे जेल में मर जाते थे, और ये सजा भी करीब 50 साल की होती थी। तो ऑब्वियसली अगर सावरकर उस टाइम 30 के थे तो वो 80 के होते तो बाहर आते। अब यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जो ये कहती है कि सावरकर ने बहुत सारी मर्सी पिटिशंस ब्रिटिश को दी कि उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाए। ये बात है कि 1911 में ऐसी पिटिशन आई, ऐसी एक पिटिशन 1913 में भी आई, 1917 में भी आई, 1920 में भी आई। अब ये चारों जो पिटिशंस थी, इसमें कॉमन चीज क्या थी? इनमें कॉमन चीज ये थी कि सावरकर लॉ पढ़े हुए थे, ठीक है, पढ़े लिखे थे, एक्सेप्शनली गुड थे अपनी एकेडमिक्स में, तो लॉ की इनको डीप डेप्थ में नॉलेज थी। तो वो ये जानते थे कि हमें जेल में रह करके कैदियों के पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना है, क्योंकि काला पानी से बाहर आना बहुत मुश्किल था, हमें पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। जहां पर पेन और कॉपी बैन थे, वहां पर इन्होंने रुक कर करीब 1000 से ज्यादा पोएम्स लिख दी थी सावरकर ने।
फॉर हिज नेशन, फॉर हिज मदरलैंड। तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए लड़ते हैं, उनको रिलीज करवाने की बात करते हैं और खुद को भी ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये किसी भी इवेंट में इन्वॉल्व नहीं थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार इनके पिटिशंस को रिजेक्ट करती है, बट 1921 में इनकी पिटिशन एक्सेप्ट होती है और बेसिकली इनको और इनके ब्रदर को छोड़ा जाता है। बट उस समय इनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया था जिसपे ये लिखा गया था कि हम दोनों ब्रदर्स ब्रिटिश राज में पूरी एलिगेंस मानते हैं, पूरी श्रद्धा रखते हैं और वी कैन सर्व द ब्रिटिश राज एट एनी कैपेसिटी। हम ब्रिटिश राज को सर्व भी कर सकते हैं। और इसी डॉक्यूमेंट की वजह से वीर सावरकर और उनके भाई पूरे आज तक डिफेम होते रहे। अब इस डॉक्यूमेंट की सच्चाई क्या थी, ये तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। हिस्टोरियंस के बीच में अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है। कोई कहता है ठीक था, ज्यादातर हिस्टोरियंस तो ये बोलते हैं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस वर्ल्ड वॉर वन के बाद से वर्ल्ड वॉर वन के बाद से और वर्ल्ड वॉर टू तक कितना लंबा टाइम है, 1919 से 1939, यानी 20 ईयर्स तक ब्रिटिश की जो इंटेलिजेंस थी वो इतनी इंडिया में डीप रूटेड थी कि वो कुछ भी कर सकती थी। कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो कि मॉर्फ किया गया था, बदला गया था, जिसपे लिखा गया था। और 1921 से लेकर 1937 तक वीर सावरकर जो थे उनको नजरबंद रखा था रत्नागिरी में। अब रत्नागिरी में कभी वो जेल गए, कभी वो किसी घर में नजरबंद रहे। ये साफ बताता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस टाइम सावरकर का कितना ज्यादा खौफ था कि कहीं ये कुछ ऐसा ना लिख दे जिससे इंडिया में कुछ अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, लोग बहुत मोटिवेट हो जाए और ब्रिटिश राज को हटा दे। ठीक है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि सावरकर दोबारा कोई कॉन्स्पिरेसी कर दे, इसलिए इनको 16 साल तक नजरबंद रख दिया गया, 1937 तक। अब जब आप कह रहे हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि सावरकर जो है ब्रिटिश राज को पूरी तरीके से मानते हैं, तो उन्हें नजरबंद रखने का कोई मतलब नहीं था। और इस बीच नए रेवोल्यूशनरी आए जो पुराने रेवोल्यूशनरी से इंस्पायर्ड थे, जैसे अशफाक उल्ला खां, आपके राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, आपके बटुकेश्वर दत्त, करतार सिंह सराभा, ये लोग आते हैं। और ये लोग इंस्पायर होते हैं मदन लाल ढींगरा से, वीर सावरकर से, अनंत लक्ष्मण कन्हरे से, गणेश सावरकर से, बिपिन चंद्र पाल से। इन लोगों से इंस्पायर होते हैं, एक नई जनरेशन खड़ी हो जाती है। और वो जनरेशन भी वही करती है जो वीर सावरकर की जनरेशन ने किया। तो अगर वीर सावरकर कह देते हैं कि ये मर्सी पिटिशन थी और मुझे ब्रिटिश राज में पूरी श्रद्धा है, मैं इसको कंप्लीटली मानता हूं, ठीक है, तो इस बात को लेकर के काफी अभी भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, तब सावरकर ने काफी जब कांग्रेस ने रिजाइन किया था और अपने मास मूवमेंट लॉन्च किए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे सावरकर ने सीक्रेटली इंडियंस को मोटिवेट किया कि वो फौज में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करें। तो ये सब कुछ सावरकर के बारे में जो एक 20 मिनट्स में इंफॉर्मेशन थी वो अवेलेबल थी, जो मैंने आपको दी। नाउ इट्स ओनली अप टू यू कि उनकी मर्सी पिटिशंस के बारे में आपका क्या परसेप्शन है। 26 फरवरी 1966 को एट द एज ऑफ 83 सावरकर पास्ड अवे, उनकी डेथ हो जाती है। अब इनके बारे में जो भी कंट्रोवर्सी है, जो भी कंट्रोवर्सी नहीं है, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में वो कभी भी इग्नोर नहीं किया।